मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है आहिल और आप लोग देख रहे हैं बाइक लवर आहिल। सुबह के टाइम हो रहे हैं 7:40 और मेरा गाड़ी रन हुआ है 1870 किलोमीटर। और मैं ये पूरा किलोमीटर चलाने के बाद ये बाइक के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक बार गाड़ी का वॉक अराउंड दे रहा हूँ, देख लीजिए। बाकी बाइक का रिव्यू हो और ऐसे रुक के रिव्यू करने में अच्छा नहीं लगता। चलिए बाइक को चलाते वक्त कुछ बात की जाए। वैसे मेरे पास तो एक्शन कैमरा तो नहीं है, तो एक हाथ से फोन को पकड़ना पड़ेगा। तो ये है न्यू CV300F। भैया थोड़ा चढ़ाई है, बिना एक्सलेटर के क्या चढ़ पाएगा पता नहीं। गए काम से, फंस गियर लगाने के बाद हाँ भाई चढ़ गए। हाँ अब रोड पे आ गए, अब बात कर सकते। तो मैंने 1800 अभी देखिए 882 किलोमीटर अभी रन हो गया। टाइम हो रहा है सुबह के 7:49। तो ये 1800 किलोमीटर चलाने के बाद या 1900 लगभग 1900 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे ये फील हुआ, कोई भी बाइक अगर आपको खरीदना है, कोई भी बाइक, तो आपको पहले अपना वो फेवरेट सेगमेंट चूज करना होगा। जैसे कि आपको पसंद है, अगर कम्यूटर सेगमेंट हो गया, एडवेंचर सेगमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स टूरिंग हो गया, नेकेड हो गया, तो पहले आपको ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि आपको कौन सी सेगमेंट में बाइक खरीदना है। नेक्स्ट आपको ये चूज करना है, देखना है गाड़ी खरीदने से पहले, कोई भी हो। मैंने ये 1900 किलोमीटर रन करने के बाद, लगभग 1900 किलोमीटर रन करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि कोई भी बाइक अगर आपको खरीदना है तो पहले भाई उसकी सेफ्टी फीचर्स को देखो। सेफ्टी फीचर्स को देखो कि उस बाइक में क्या सेफ्टी है, चाहे वो 150 सीसी हो, चाहे वो 200 सीसी हो, एक मिनट, फिर चाहे वो 300 सीसी ही क्यों ना हो। तो मेरा पहला जो चॉइस रहेगा सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए, वो भाई डुअल चैनल होना ही है। बाइक में डुअल चैनल ABS होना ही है, क्योंकि अगर आपके बाइक 200 सीसी सेगमेंट के ऊपर है तो आप, एक मिनट रुकिए, तो अगर आपके बाइक 200 सीसी के ऊपर है तो डुअल चैनल ABS होना ही है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं भाई डुअल चैनल ABS के बिना भी नॉन ABS बाइक में भी अच्छे ब्रेक कर लेता हूँ। वो नहीं होता है भाई। अगर आपके स्पीड, अगर आप यंग राइडर हो ना, यंग राइडर हो, जैसे कि 25, 24, 26 या 22, 23 ऐसे एज के राइडर हो ना, तो आप कभी ना कभी अपने बाइक को भगाओगे ही, चाहे वो 110 हो, 120 हो, इतना तक तो भगाओगी। अब उस टाइम पे अगर आपके सामने अचानक कोई भी पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन आ गया तो आपके दिमाग कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं तेज कम करेगा, ठीक है। क्योंकि अब तब आप पैनिक ब्रेकिंग में डुअल चैनल ABS का क्या काम है, अब उस सिचुएशन में अब जब जाओगे तभी पता चलेगा कि डुअल चैनल ABS क्यों ज़रूरत है। तो पहला मेरा जो चॉइस रहेगा कोई भी बाइक खरीदने से पहले, तो भाई डुअल चैनल ABS होना ही है। एक मिनट भाई, बाइक वाला सामने से हट ही नहीं रहा है।
नेक्स्ट आता है। और अब नेक्स्ट जो आपको चीज़ पे ध्यान रखना है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। अगर आपके बाइक 200 सीसी के ऊपर है ना, तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल उस बाइक में अगर है तो बहुत अच्छा है। कई लोग कहते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत लोअर सीसी गाड़ी में नहीं है, लेकिन नहीं भाई, अगर आपके गाड़ी में पावर है तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल रहना ज़रूरी है। अब क्यों जरूरी है, देखिए, आप ट्रैक्शन कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि आप अगर स्पीड में कॉर्नरिंग कर रहे हो या फिर स्लीपरी स्पीड में, अगर जब मुझे जो ये चीज़ फील हुआ है ना कि मैं स्पीड में जब अगर कॉर्नरिंग करते हो, अगर जो बंदे स्पीड में कॉर्नरिंग करता है ना, स्पीड में हो या चाहे कोई भी हो, स्लो में हो, अब कॉर्नरिंग करने के बाद बाइक को आपको कॉर्नर में लाने के बाद स्पीड में थोड़ा बाइक को चढ़ाना है। अगर आपके बाइक में उतना पावर नहीं है ना, तो आप स्पीड में वो गाड़ी को ऊपर ला ही नहीं सकते, स्पीड अचीव भी नहीं कर सकते। अब उस टाइम पे अगर आपके बाइक का पिछले टायर का ये जो होता है ना, ट्रैक्शन अगर लूज हो गया तो भाई आप गिर सकते हो। तो मैं इस चीज़ से कई बार बच चुका हूँ कि जैसे कि पानी के ऊपर में जा रहा हूँ या कोई भी इतना कॉर्नरिंग ज़्यादा हो गया और ट्रैक्शन लूज हुआ है, गाड़ी में ज़्यादा थ्रॉटल दे दिया और गाड़ी का पिछला पहिया जो ऐसे घूम गया, तो ट्रैक्शन कंट्रोल होने के फ़ायदा मुझे तब मिला है कि मैं गिरते गिरते बचा हूँ। तो ट्रैक्शन कंट्रोल भाई ज़रूरी तो है। अब नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वो है भाई स्लीपर क्लच। देखिए, स्लीपर क्लच कितना ज़रूरी है वो अगर आप स्लीपर क्लच वाले गाड़ी से वाकिफ़ होंगे तो आपको पता चलेगा। अचानक से अगर स्पीड में आपका डाउन शिफ्ट हो गया या फिर कुछ भी, स्लीपर क्लच में यही फ़ायदा है कि अगर अचानक आपको डाउन शिफ्ट करना पड़े या फिर मल्टीपल डाउन शिफ्ट आपने कर दिया या फिर अचानक बिना क्लच के अगर गियर लीवर पे अपने पैर रख के ऐसे डाउन शिफ्ट हो गया, तो आप वो एक्सीडेंट से बच सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पिछला टायर लॉक हो सकता है ना। तो स्लीपर क्लच का भी फ़ायदा है। तो कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले आपको सेफ्टी फीचर में पहले ध्यान रखना है, जो कि इस बाइक में CB300F में बहुत ही अच्छे तरह से दिया हुआ है, क्योंकि इसमें डुअल चैनल ABS भी है और स्लीपर क्लच भी है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। और भी सेफ्टी फीचर में नहीं आता, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर में आता है कई गाड़ियों में, जैसे कि क्विक शिफ्टर हो गया, ऑटो ब्लीपर हो गया, मोड हो गया। इस गाड़ी में क्विक शिफ्टर तो नहीं है, लेकिन आप क्विक शिफ्ट करते हैं। जैसे कि आप देखिए अभी 4 गियर पे है, मैं पहले 2 नंबर गियर पे शिफ्ट होता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने 2 नंबर गियर पे शिफ्ट हुआ है। तो आपने देखा मैंने क्लचलेस शिफ्ट किया, जैसे कि अभी एक हाथ में मोबाइल है ना, तो जैसे भी ऐसे में तो क्लचलेस शिफ्ट मैंने कर दिखाया आपको। एक मिनट, तो आपको मैंने क्लचलेस शिफ्ट करके दिखाया, जो कि इस गाड़ी में क्विक शिफ्टर तो नहीं है, लेकिन क्लचलेस शिफ्ट बहुत अच्छे से होता है। और बाकी सेफ्टी फीचर के बारे में बात करें तो बस और एक्सेस फीचर में आता है, जैसे कि मोड हो गया, ऑटो ब्लीपर हो गया। ऑटो ब्लीपर तो इस गाड़ी में नहीं है, जो कि आप क्लचलेस डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे आदत नहीं है डाउन शिफ्ट करने का, मुझे पता नहीं है, वो प्रोसेस मुझे आता नहीं है ठीक से। होता है कभी कभी, लेकिन गाड़ी बहुत झटका देता है। तो क्विक शिफ्टर के जैसे काम तो कर सकता हूँ, मतलब कि क्विक शिफ्ट तो कर सकता हूँ बिना क्लच दबाए, क्विक शिफ्टर की तरह। तो इस गाड़ी में क्विक शिफ्टर नहीं है, तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, एकदम पता ही नहीं चलता कि इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है। आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना क्लचलेस शिफ्टिंग का, तो इसमें बहुत अच्छे से होता है। तो ये तो गया सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी को ध्यान रखते हुए आपको जो भी गाड़ी खरीदना है तो ये चीज़ देख लेना है, जितना अच्छा हो, जितना फीचर सबको दे गाड़ी उतना ही अच्छा हो। तो हो गया 3 चीज़ें, जैसे कि आपको डुअल चैनल ABS देखना है, जो कि इस गाड़ी में है, और ट्रैक्शन कंट्रोल होना है,
क्विक स्लीपर क्लच होना है, ये तो होना है। अब नेक्स्ट थिंग जो आता है सेफ्टी, नेक्स्ट थिंग जो आपको देखना है गाड़ी खरीदने के वक्त, वो है, तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखना है वो है गाड़ी का मैन्यूवरेबिलिटी कैसा है। कोई भी गाड़ी का मैन्यूवरेबिलिटी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि उसका कंट्रोलिंग एबिलिटी कैसा है। देखिए, कोई भी गाड़ी का कंट्रोलिंग कैसा है वो आप ये चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कि जैसे कि उसका हैंडल या तो ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे या फिर ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा दूर तो नहीं है। हैंडल एकदम ये चीज़ पे डिपेंड करता है। और गाड़ी का वेट भी डिपेंड करता है गाड़ी को मतलब कि कंट्रोलिंग करने के लिए। गाड़ी अगर ज़्यादा वेट होगा गाड़ी में अगर ज़्यादा वेट होगा तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कि कंट्रोल तो कर सकते हो लेकिन उतना अच्छा कंट्रोलिंग नहीं आएगा ना। तो ये सब हो गया कंट्रोलिंग में। अब कॉर्नरिंग एबिलिटी में भी आपको टायर साइज मैटर करता है। जैसे कि गाड़ी का अगर पतला टायर होगा तो कॉर्नरिंग करने में आपको उतना ये नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इस गाड़ी में उस पे भी ध्यान दिया हुआ है। जैसे कि सामने है 110 सेक्शन और पीछे है 150 सेक्शन का टायर। नेक्स्ट चीज़ जो आता है ना वो गाड़ी के स्टेबिलिटी आता है कि गाड़ी स्टेबल कैसा है। मैन्यूवरेबिलिटी में आता है स्टेबिलिटी। अब कोई भी गाड़ी का स्टेबिलिटी उसके व्हील बेस पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस गाड़ी का व्हील बेस पे डिपेंड करता है और उसका डायनामिक कैसा है, जैसे कि एयर कटिंग क्वालिटी कैसा है, डिज़ाइनिंग कैसा है, ये सब क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो गाड़ी कितना स्टेबल है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर गाड़ी जैसे कि एमटी हो, वो तो बहुत अच्छा गाड़ी है, वो एकदम मैन्यूवर करने में भी वो गाड़ी इजी है। लेकिन उसका वो जो ये होता है ना, मतलब कि व्हील बेस वो बहुत कम है। जैसे कि 162 साइड मीटर है, तो उसका व्हील बेस कम होने के कारण वो गाड़ी मैन्यूवर तो हो जाता है, लेकिन जो स्पीड में अगर आप गाड़ी 110-120 में रहे ना, तो वो गाड़ी उतना अच्छा स्टेबल नहीं रहता क्योंकि उसका व्हील बेस कम है। अब यही चीज़ आपको और एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि अगर एवेंजर आपको पता है तो एवेंजर का जो व्हील बेस है वो 1420 या 1460 mm है व्हील बेस, लेकिन उसका व्हील बेस ज़्यादा है, वो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो वो गाड़ी जैसे कि हाई स्पीड में तो स्टेबल रहता है, लेकिन वो गाड़ी आपको मैन्यूवर करने में उतना इजी नहीं होता है। तो ये होता है गाड़ी के स्टेबिलिटी के मामले में, ये नॉलेज आपको रखना चाहिए कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले। मतलब कि मैन्यूवरेबिलिटी कैसा है गाड़ी का। तो गाड़ी खरीदने से पहले आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला है सेफ्टी और दूसरा है मैन्यूवरेबिलिटी। तो गाड़ी का ये 2 चीज़ अगर ठीक ठाक है तो वो गाड़ी आप ले सकते हो। तो ये गाड़ी में डुअल चैनल ABS भी है, मतलब कि ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, स्लीपर सेफ्टी के बारे में स्लीपर क्लच भी है, ये सब है। तो ये चीज़ मुझे 1880 किलोमीटर चलाने के बाद ये चीज़ मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ होना है गाड़ी में, नहीं तो आप बाद में दिक्कत हो सकता है। तो नेक्स्ट थिंग जो आता है, कई बंदे कहते हैं कि गाड़ी 2.0 जैसा है लुक देखने में, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। 2.0 और CB300F बहुत अलग है। अगर आपको MT-03 और MT-15 अगर साथ में रख दिया होगा तो आपको क्या पहचानने में आप क्या वो ऐसा कहेंगे क्या कि MT-03? आप तो ये कभी नहीं कहते लोग कि MT-03 की तरह MT-15 का लुक लाया हुआ है, तब नहीं कहते। लेकिन CB300F के बारे में लोग ये क्यों कहते हैं? देखिए, होंडा जो भी चीज़ बनाता है ना वो बहुत ही सोच समझ के बनाता है। तो मुझे तो पर्सनली ये लुक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका सामने कोई भी अगर वो मस्क्यूलर वाला बंदा, जैसे कि थोड़ा सा हाइट हो, जैसे कि 5 फीट 10 इंच के ऊपर या 5 फीट 9 इंच के ऊपर अगर किसी भी बंदे का हाइट हो और थोड़ा सा मसल वसल हो, तो भाई क्या ही गजब लगेगा। एकदम
वो सामने से देखने में बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अभी गाड़ी में सामने 110 सेक्शन का टायर और लुक ही कुछ अलग जैसा है भाई। उस गाड़ी के लुक के मामले में कुछ नहीं कह सकता, मुझे तो अच्छा लगता है। और आपको इंजन के बारे में थोड़ी सा जानकारी दूं तो इसमें 293.52 सीसी का इंजन आता है, जो कि सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 24.4 PS का और टॉर्क जनरेट करता है 25.6 Nm का, जो कि 5500 RPM पे ये टॉर्क जनरेट करता है। और जो BHP जनरेट करता है PS, वो 7500 RPM पे। तो ये इंजन एकदम होंडा इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में मत जाओ भाई। इसका बॉडी वेट टू रेशियो और पावर क्या ही है वो अब चलाने के बाद ही पता चलेगा। देखिए ना, मैं ऐसे 4th गियर पे ऐसे 17-18 के स्पीड में जा रहा हूँ। हैंडल बार भी छोड़ सकता था, लेकिन भाई उतना नहीं छोड़ सकता भाई, और थोड़ा स्पीड होता तो छोड़ देता हैंडल। तो गाड़ी का स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, लुक, फीचर्स, इंजन स्मूथनेस, क्या ही बोले भाई। ऑप्शनल ऐसे फीचर्स के बारे में बोले गाड़ी की अच्छाई के बारे में, जैसे कि 14 लीटर का टैंक है, 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, सीट देखिए एकदम आप ऐसे पूरा गार्ड करके बैठ सकते हो, सीट भी बहुत अच्छा है, मतलब कि कंफर्टेबल गाड़ी है, मुझे ऐसा फील हुआ। तो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है गाड़ी के साथ बहुत ही अच्छा है। अब माइलेज दे रहा है गाड़ी में, अगर बहुत ही हाई रेप करूँ ना तो 32, 31 इतना माइलेज गिर जाता है, और अगर स्मूथनेस में राइडिंग करूँ या फिर हाईवे में तो गाड़ी 35 to 37 इतना दे देता है, मतलब कि 32 to 37 ये आप कह सकते हो। और होंडा के बिल्ड क्वालिटी बहुत ही गजब है भाई, इंजन स्मूथनेस के बारे में क्या ही बोले। नेक्स्ट आपको तो एक मिनट, नेक्स्ट आपको होंडा का रिलायबिलिटी ट्रस्ट तो है ही, क्योंकि रिलायबिलिटी के ऊपर भाई होंडा के ऊपर कुछ नहीं है। ये मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर जापानीज इंजन लो तो भाई रिलायबिलिटी के बारे में कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में आते हैं तो भाई अब तक तो मुझे इतना किलोमीटर रन करने के बाद फर्स्ट सर्विस तो हो गया, अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। तो भाई कोई भी गाड़ी अगर आपको खरीदना है ना तो सेफ्टी फीचर्स को पहले ध्यान दो, और उसके बाद गाड़ी मैन्यूवरेबिलिटी कैसा है उस पर ध्यान दो, नेक्स्ट बाइक चूज़ करो। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी बाइक बुरा है या फिर ख़राब है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है अगर ये 2 पॉइंट को देखते हुए आपको गाड़ी अगर खरीदो तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, जो कि इस गाड़ी में बहुत ही अच्छे से सेफ्टी और मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ही अच्छा है भाई। उसके बाद लुक पे जाओ, उसके बाद आप क्वालिटी पे जाओ, क्वालिटी तो जाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई। उसके बाद मतलब कि लुक या और भी कई चीज़ें हैं उस पे जाओ, लेकिन भाई पहले सेफ्टी फीचर्स आपको देखना है। बाकी बस मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा इस गाड़ी के साथ, क्योंकि 300 सीसी का इंजन है और भाई 37 का माइलेज देता है भाई, 36, 35 इतना माइलेज देता है। तो इतना माइलेज भाई बहुत ही मतलब कि चलता है भाई, चलता है। इतना पावरफुल बाइक, आपको बाइक चलाने में जो मज़ा है ना CB300 है भाई, वो तो सिटी में डीप 200 भी आपको नहीं पकड़ पाएगा। और बाद बाकी मैंने ये गाड़ी 140 तक टॉप स्पीड रन किया इसी रोड पे भाई। और आज मैं हेलमेट नहीं लाया, वो ऐसे हाथ से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, घर थोड़ा पास ही है तो उसके लिए सॉरी। बाकी यही था, बाद में अच्छे से रिव्यू करूँगा। अभी एक्शन कैमरा तो नहीं है, फ़ोन से ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है।
तो उसके लिए सॉरी, कभी लेंगे। और टाइम भी हो गया 8:24, तो मुझे भी काम पे जाना है। तो मुझे ऐसा फील हुआ है ना कि अगर मोटो ब्लॉगिंग आपको करना है भाई, वो स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। आप सोच के नहीं बता सकते कि इसके बाद ये कहूँगा अपने बाइक के बारे में, क्योंकि होता नहीं है भाई। मैं क्या क्या सोच के आया था कि मैं ये बोलूँगा अपने बाइक के बारे में, लेकिन सब भूल गया भाई। आदत सी नहीं है ना, सब भूल गया। अब जब आप गाड़ी मोटो ब्लॉगिंग करते वक्त वो आप सिचुएशन को मैट डिपेंड करते हैं, वो आप बात कर सकते हैं। मैं थोड़ा नर्वस फील हो रहा हूँ, गाड़ी ऐसे ऊपर से हाथ में हैंडल बार है तो थोड़ा रास्ते पे भी ध्यान देना पड़ रहा है और गाड़ी पे भी। तो बाकी थैंक यू। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, कुछ भी अगर चीज़ आपको जानना है बाइक के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी बस ओके, थैंक यू।